हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनर डेप्थ्स। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट है व्हाट इज साइकोलॉजी का पार्ट है इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, वो पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो साइकोलॉजी एज अ मॉडर्न डिसिप्लिन विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय वेस्टर्न डेवलपमेंट। साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ वेस्टर्न डेवलपमेंट से। जो वेस्टर्न साइड डेवलपमेंट्स हो रही थी साइकोलॉजी में, उससे इन्फ्लुएंस हो रहा था। द फॉर्मल बिगनिंग ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इज ट्रेस्ड बैक टू 1879 when the first experimental laboratory was established in Leipzig, Germany by William Wundt। जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसकी फॉर्मल बिगनिंग तब स्टार्ट हुई जब 1879 में पहली एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश हुई थी जर्मनी के लिप्जिग शहर में। और ये किसने स्टार्ट की थी? ये स्टार्ट की थी विलियम वुंट ने। सो विलियम वुंट was interested in the study of conscious experience and wanted to analyze the constituents for the building blocks of the mind। जो वुंट थे वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे? वो इंटरेस्टेड थे जो हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस होते हैं। कॉन्शियस एक्सपीरियंस के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। तो उनको स्टडी करना और जो हमारे माइंड के ब्लॉक्स होते हैं जिनसे मिलकर हमारा माइंड बना है, उनको भी एनालाइज करना, इन सब चीज़ों में उनका इंटरेस्ट था। ओके, नेक्स्ट। अब वुंट ने क्या किया? वुंट ने एक अप्रोच दी और उस अप्रोच का नाम था स्ट्रक्चरलिज्म। और इसमें क्या कहा वुंट ने? Wundt's time analyzed the structure of the mind through introspection and therefore were called structuralists। वुंट ने एनालाइज किया माइंड की स्ट्रक्चर को इंट्रोस्पेक्शन मेथड से, इसलिए इनको स्ट्रक्चरलिस्ट बोला गया। ओके, और इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या था? Introspection was the procedure in which individuals or subjects in psychological experiments were asked to describe in detail their own mental processes or experiences। तो इंट्रोस्पेक्शन बेसिकली एक प्रोसीजर था जिसमें जो इंडिविजुअल होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो खुद एक्सप्लेन करता है डिटेल के अंदर जो उसके मेंटल प्रोसेसेस होते हैं और जो भी उसके कॉन्शियस एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो खुद अपने आप से इंट्रोस्पेक्ट करता है और डिटेल में बताता है। ओके, तो ये था स्ट्रक्चरलिज्म। और जिन भी साइकोलॉजिस्ट ने स्ट्रक्चरलिज्म को फॉलो किया उनको स्ट्रक्चरलिस्ट साइकोलॉजिस्ट बोला गया। नेक्स्ट है फंक्शनलिज्म। अब फंक्शनलिज्म क्या है? An American psychologist, William James, who had set up a psychological laboratory in Cambridge, soon after the setting up of the Leipzig laboratory, developed what was called a functionalist approach। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे विलियम जेम्स, उन्होंने एक साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी कैम्ब्रिज में जस्ट आफ्टर जब वुंट ने लिप्जिग वाली लेबोरेटरी डेवलप की थी। और इन्होंने उसे फंक्शनलिस्ट अप्रोच बोला। अब फंक्शनलिस्ट अप्रोच होता क्या है? बेसिकली फंक्शनलिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ द माइंड। फंक्शनलिस्ट अप्रोच का मतलब है जो हमारा ह्यूमन माइंड है उसको स्टडी करना। ओके, विलियम जेम्स बिलीव दैट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, साइकोलॉजिस्ट शुड इंस्टेड study what the mind does and how behavior functions in making people deal with their environment। जो विलियम जेम्स थे वो बिलीव करते थे कि जो हम जैसे स्ट्रक्चरलिज्म ने विलियम वुड ने बताया कि उन्होंने माइंड की स्ट्रक्चर पे फोकस किया, तो विलियम जेम्स बोलते हैं हम माइंड की स्ट्रक्चर पे फोकस करने की बजाय हम माइंड के वर्क पे फोकस करते हैं कि माइंड कैसे काम करता है और वो कैसे बिहेवियर को अफेक्ट करता है, जो हेल्प करता है लोगों की इन्वायरमेंट में डील करने से। अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, कॉन्शियसनेस एज एन ऑनगोइंग स्ट्रीम ऑफ मेंटल प्रोसेस इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट फॉर्म द कोर ऑफ साइकोलॉजी। जो विलियम जेम्स है उनके अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस ऑनगोइंग
स्ट्रीम है मेंटल प्रोसेस की, जो हमें इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करवाती है। अब आप कुछ कर रहे हो तो आप कॉन्शियस हो तभी आप कर रहे हो ना, अनकॉन्शियस मतलब तो आप बेहोश हो गए, आप उस चीज़ से अवेयर ही नहीं हो। इफ़ यू आर एबल टू सी, लिसन, स्मेल, अंडरस्टैंड, इट मीन्स यू आर इन द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, तो कॉन्शियसनेस कहीं से लाना नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी डेवलप्ड होता है हमारे अंदर। So a very influential educational thinker of the time, John Dewey, used functionalism to argue that human beings seek to function effectively by adapting to their environment. एक बहुत उस वक्त के इन्फ्लुएंशियल एजुकेशनल थिंकर थे जॉन ड्यूई। उन्होंने फंक्शनलिज्म को यूज़ किया ये आर्ग्यू करने के लिए कि जो ह्यूमन बीइंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली फंक्शन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप घर में रह रहे हो, ठीक है, आप स्टार्टिंग से घर के अंदर रहे, घर में स्टडी की, अब आपको अपनी स्टडी के लिए शिफ्ट होना पड़ा हॉस्टल में। ओके, हॉस्टल का इन्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है। हॉस्टल में एक रूटीन है, यू हैव टू फॉलो दैट रूटीन, ठीक है। अगर आप अडेप्ट नहीं करोगे तो आपको डिफ़िकल्टी होगी हर चीज़ में, उठने में, बैठने में, हर चीज़ में डिफ़िकल्टी होगी। और अगर आप उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लोगे तो आप अपने जो फंक्शंस क्या होंगे, स्टडीज़ है, तो वो इफ़ेक्टिवली कर पाओगे, वरना आप डिस्टर्ब रहोगे। ओके, तो ये था फंक्शनलिज्म। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इसमें क्या है, इन द अर्ली 20th century a new perspective called Gestalt psychology emerged in Germany as a reaction to the structuralism of Wundt। अर्ली 20th century में एक नया पर्सपेक्टिव आया जिसको बोला गया गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, और ये जर्मनी में आया, और ये रिएक्शन था स्ट्रक्चरलिज्म का। और स्ट्रक्चरलिज्म किसने दिया था, विलियम वुंट ने। It focused on the organization of perceptual experiences instead of looking at the components of the mind. The Gestalt psychologists argued that when we look at the world, our perceptual experience is more than the sum of the components of the perception. कि Gestalt साइकोलॉजी क्या बोलता है, वो एज अ होल देखते हैं, ना कि उस चीज़ को टुकड़ों में देखता है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी फोकस करते हैं कि अगर हम कुछ चीज़ परसीव कर रहे हैं तो हम उस चीज़ को कंपोनेंट्स में ना देख के उस चीज़ के थ्रू क्या हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो चीज़ फोकस करें, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बीच है एक, ठीक है, अगर आप बीच देख रहे हो तो ये मैटर नहीं करना चाहिए कि ठीक है आपने बीच देखा, ओके, बल्कि ये मैटर करना चाहिए हाउ डू यू फील, बीच देखकर आपको कैसा फील हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कामिंग इफ़ेक्ट आया, सूदिंग इफ़ेक्ट आया, ठीक है, तो ये ज़्यादा मैटर करता है। जो ये एक्सपीरियंस है जो आपको देखकर आया, जो आपके परसेप्शन से निकला, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि परसेप्शन के कंपोनेंट्स इम्पोर्टेंट है। ओके, सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी एक्सपीरियंस इज़ मोर देन द इनपुट्स रिसीव्ड फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट। कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर देन जो इनपुट्स हम इन्वायरमेंट से रिसीव करते हैं। दस आर परसेप्चुअल एक्सपीरियंस इज़ मोर देन द एलिमेंट्स। और इसीलिए इन्होंने बोला कि जो परसेप्चुअल एक्सपीरियंस है वो मोर इम्पोर्टेंट है एलिमेंट्स से। सो एक्सपीरियंस इज़ होलिस्टिक, इट इज़ अ गेस्टाल्ट एज इट इज़ अ होल इन इटसेल्फ। ओके, ये थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। नेक्स्ट है बिहेवियरिज्म। और बिहेवियरिज्म क्या है, दैट इज अराउंड 1910 जॉन वॉटसन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस एज सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ साइकोलॉजी। ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ फिजियोलॉजिस्ट लाइक इवान पेवलोव ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग। 1910 में जॉन वॉटसन ने जो माइंड और कॉन्शियसनेस की जो आइडिया
था उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया, और वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। एक फिजियोलॉजिस्ट थे इवान पेवलोव, उन्होंने थ्योरी दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसे आज थ्योरी ऑफ लर्निंग में भी देखा जाता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है। तो जॉन वॉटसन इवान पेवलोव से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और ये थ्योरी हम आगे जाके लर्निंग की क्लास में देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही समझ लो कि क्लासिकल कंडीशनिंग एक लर्निंग की थ्योरी है। फॉर वॉटसन, माइंड इज नॉट ऑब्जर्वेबल एंड इंट्रोस्पेक्शन इज सब्जेक्टिव बिकॉज इट कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय अनदर ऑब्जर्वर। वॉटसन के अकॉर्डिंग माइंड को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और इंट्रोस्पेक्शन एक सब्जेक्टिव प्रोसेस है क्योंकि इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते दैट इट इज़ रिलायबल और नॉट, दैट कि जो भी सब्जेक्ट है, जो भी पर्सन है, हो सकता है वो झूठ भी तो बोल सकता है, ठीक है, ये हम कंफर्म नहीं कर सकते कि वो सच ही बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये वेरीफाइबल नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू हिम साइंटिफिक स्टडी मस्ट फोकस ऑन व्हाट इज ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफाइबल, और उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो साइंटिफिक साइकोलॉजी है उसका फोकस होना चाहिए जो चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकें या फिर हम वेरीफाई कर सकें। सो ही डिफाइन साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर और रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई विच कैन बी मेजर्ड एंड स्टडीड ऑब्जेक्टिवली। और उन्होंने ये डिफ़ाइन किया कि साइकोलॉजी एक स्टडी है बिहेवियर की या फिर रिस्पॉन्सेज की, जो भी किसी भी स्टिमुलस को देख के आता है और जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिवली स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी में इवान पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था एक डॉग के ऊपर, तो उनका एसोसिएशन था पहले फूड और सेलिब्रेशन का, फिर उन्होंने फूड को रिप्लेस कर दिया बेल से, फिर उन्होंने एसोसिएशन किया बेल और स्टिमुलस का, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि बिहेवियर और रिस्पॉन्स होते हैं जो स्टिमुलाई के टूवर्ड्स, उनको हम मेजर भी कर सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं। सो ये था बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट इसी में बिहेवियरिज्म में वॉटसन ने बोला था वॉटसन वॉज फर्दर डेवलप्ड बाय मैनी इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट हु आर नोन एज बिहेवियरिस्ट। जो भी जिन्होंने भी बिहेवियरिज्म को फॉलो किया उनको बिहेवियरिस्ट बोला गया। मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम वाज स्किनर हु अप्लाइड बिहेवियरिज्म टू अ वाइड रेंज ऑफ सिचुएशन एंड पॉपुलराइज्ड द अप्रोच। जो इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट थे वो थे स्किनर ने भी एक लर्निंग की थ्योरी दी थी जिसको बोला गया था ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें उन्होंने डिफरेंट एनिमल्स पे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ओके। तो ये सारा बिहेवियरिज्म में था। नेक्स्ट है साइको एनालिसिस क्या है? वन पर्सन हु शुक द वर्ल्ड विथ हिज रेडिकल व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर वो सिगमंड फ्रॉइड। साइको एनालिसिस किसने दिया? सिगमंड फ्रॉइड ने। फ्रॉइड viewed human behavior as a dynamic manifestation of unconscious desires or conflicts। फ्रॉइड बोलते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो पर्सन की अनकॉन्शियस डिज़ायर्स है या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स है जो कहीं ना कहीं छुपे हैं कि वो एक बार के लिए दब गए हैं, चाहे वो किसी भी डिफेंस मैकेनिज्म से दबे हो या किसी भी और तरीके से वो चीज़ें दब गई है हमारे अनकॉन्शियस में। जो भी ह्यूमन का बिहेवियर है या तो वो अनकॉन्शियस उसकी डिज़ायर है उसको रिफ्लेक्ट करता है, और या फिर जो भी उसके कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं पास्ट में उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। ही फाउंडेड साइको एनालिसिस एज अ सिस्टम टू अंडरस्टैंड एंड क्योर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। उन्होंने साइको एनालिसिस को एक सिस्टम की तरह फॉर्म किया जो समझता है और क्योर करता है, ठीक करता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। वाइल फ्रॉइडियन साइको एनालिसिस व्यूड ह्यूमन बींग्स एज मोटिवेटेड बाय अनकॉन्शियस डिज़ायर्स फॉर ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्लेजर सीकिंग डिज़ायर्स। और जो फ्रॉइडियन साइको एनालिसिस है वो देखते हैं कि जो ह्यूमन बींग है वो मोटिवेटेड होते हैं अनकॉन्शियस डिज़ायर से ताकि उनको प्लेजर फील हो सके, ओके। तो ये था साइको एनालिसिस। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। अब ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में क्या है? द ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी टुक अ मोर पॉजिटिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर
जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी में, ये एक पॉजिटिव व्यू शो करता है ह्यूमन नेचर का. So humanists such as Carl Rogers and Abraham Maslow emphasize the free will of human beings and their natural striving to grow and unfold their inner potential. जो ह्यूमनिस्ट थे कार्ल रोजर और एब्राहम मैस्लो, इन्होंने एम्फोसाइज किया फ्री विल पे. फ्री विल मीन्स इंडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देयर नेचुरल स्ट्राइविंग टू ग्रो, कि वो नेचुरली कैसे ग्रो करना चाहते हैं, कैसे अपने पोटेंशियल को शो करना चाहते हैं. ओके, सो दे आर्ग्यूड दैट बिहेवियरिज्म विद इट्स emphasis on behavior as determined by environmental conditions undermines human freedom and dignity and takes a mechanistic view of human nature. और वो बोलते हैं कि जो पर्सन है उसको खुद को फ्रीडम होनी चाहिए कि जो अपनी पर्सनैलिटी है वो खुल के वो रख सके सभी के सामने, और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो उसकी फ्रीडम को अफेक्ट ना करे. और जो इनके इफ़ेक्ट्स है वो उन्होंने पढ़े कि इनके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं बिहेवियर पे. ओके, तो ये थी ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव. नेक्स्ट है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव. So aspects of Gestalt approach and structuralism were combined and led to the development of the cognitive perspective which focuses on how we know about the world. तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है ये गेस्टोल्ट अप्रोच और स्ट्रक्चरलिज्म दोनों को कंबाइन करके बनाया. गेस्टोल्ट अप्रोच क्या था कि हम जो परसेप्चुअल एक्सपीरियंस है उनको कंबाइन देखें, एज अ होल देखें, ना कि पार्ट्स में. और स्ट्रक्चरलिज्म का क्या था, हम माइंड के पार्ट्स को, स्ट्रक्चर को स्टडी करें और वो कैसे बिहेवियर को अफेक्ट करती है उसको स्टडी करें. तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में दोनों को कंबाइन कर दिया गया और ये फोकस करता है कि हम दुनिया को कैसे जानते हैं, कि कैसे जानते हैं इन द सेंस वी परसीव थिंग्स एंड हाउ वी इंटरप्रेट इट, हाउ वी ट्रांसफॉर्म इट. ओके, कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग. कॉग्निशन क्या है, प्रोसेस है जानने का, कि हम किसी भी चीज़ को कैसे जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, हाउ वी नो एस दिस इज ए एप्पल, क्योंकि हमने उस चीज़ के बारे में सुना है, देखा है. सो इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, परसीविंग, मेमोराइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अ होस्ट ऑफ अदर मेंटल प्रोसेसेस by which our knowledge of the world develops and making us able to deal with the environment in specific ways. और जो कॉग्निशन है ये बहुत सारे हमारे मेंटल प्रोसेसेस है, लाइक थिंकिंग, सोचना, अंडरस्टैंडिंग, समझना, परसीविंग, किसी भी चीज़ को परसीव करना, मेमोराइजिंग, किसी भी चीज़ को याद करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, और भी बहुत सारे मेंटल प्रोसेसेस है, ये कॉग्निशन के अंडर में आते हैं. और इन प्रोसेसेस के थ्रू हम कैसे दुनिया को देखते हैं, ठीक है, और कैसे हम दुनिया से डील करते हैं, इन्वायरमेंट से डील करते हैं, कैसे हम बिहेव करते हैं, तो इनके रिलेशनशिप को बताता है. तो ये था कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव. नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म. सो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, सम कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट व्यू द ह्यूमन माइंड एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम लाइक कंप्यूटर, and it receives, processes, transforms, stores and retrieves information. कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या है कि जो कुछ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने ह्यूमन माइंड को एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की तरह देखा है. उन्होंने ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर से कंपेयर किया है. उन्होंने बोला कि ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन, लाइक हमने एप्पल देखा, ये हमने इंफॉर्मेशन रिसीव की, फिर हमने प्रोसेस किया कि एप्पल देखा तो हमारे माइंड में प्रोसेस हुआ कि अच्छा एप्पल ऐसा दिखता है, ठीक है, फिर वो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई, फिर नेक्स्ट टाइम हम एप्पल देखेंगे तो हमारे माइंड में अच्छा ये तो एप्पल है, ठीक है. सो उन्होंने बोला कि ह्यूमन माइंड कंप्यूटर की तरह प्रोसेस करते हैं. Next, they say modern cognitive psychology view human beings as actively constructing their minds through their exploration into the physical and the social world. This view sometimes called constructivism. So modern cognitive psychology बोलती है कि जो human being है वो actively अपना mind को construct करते हैं. पहले जब वो पैदा होते हैं तो उन्हें कुछ नहीं आता, वो slowly environment से सीखते हैं चीज़ें.
तो वो चीज़ें सीखते हैं, तो उनका कहने का मतलब है कि वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो अपने माइंड को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं अपने माइंड को, जो भी फिजिकल और उनका सोशल वर्ल्ड है उनसे। तो इसीलिए इस व्यू को कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोला गया। और इसमें पियाजे's व्यू ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज कंसीडर्ड अ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइंड। इसमें जो पियाजे की चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी है, इसको भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी बताया, जो माइंड को डेवलप करती है। जैसे जैसे चाइल्ड डेवलप होता है वैसे वैसे उसका माइंड डेवलप होता है। एंड रशियन साइकोलॉजिस्ट व्योक्सी went even further to suggest that the human mind develops through social and cultural processes in which the mind is viewed as culturally constructed through joint interaction between adults and children। तो व्योगोत्सी क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जो ह्यूमन माइंड है वो सोशल और कल्चरल जो इंट्रैक्शंस होती है उनसे कंस्ट्रक्ट होता है। कि जो बच्चा होता है वो अडल्ट से बात करता है, नो मैटर चाहे वो उसके पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, ठीक है, या फिर उसके सिबलिंग्स हो। तो वो जब अडल्ट से इंटरेक्शन करते हैं तो वो उनसे चीज़ें सीखता है और उसके थ्रू अपना माइंड कंस्ट्रक्ट करता है। तो ये था कंस्ट्रक्टिविज़म। नेक्स्ट है, ये टेबल है। तो इस टेबल में आप देख सकते हो डिफरेंट टाइमलाइनिंग दी हुई है, या बुक में देख लेना, इतनी ठीक है, कुछ पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो इसमें 1879 में क्या हुआ, विलियम वुंड ने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी लिप्जिग जर्मनी में, ये हमने देखा। 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पब्लिश की थी। 1895 में जो फंक्शनलिज्म है वो आया। 1900 में सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोएनालिसिस बनाया। 1904 में इवान पेवलोव को नोबेल प्राइज़ मिला, उनका वर्क था डाइजेस्टिव सिस्टम उस पे। और 1905 में इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया बिने एंड साइमन ने। 1912 में गेस्टोल्ट साइकोलॉजी आई। 1960 में फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट कैलकाटा यूनिवर्सिटी इज़ इस्टेब्लिश्ड। कि जो पहली लेबोरेटरी इस्टेब्लिश हुई थी वर्ल्ड में वो थी लिप्जिग जर्मनी में 1879 में, और जो इंडिया में हुई वो थी, जो पहला साइकोलॉजी डिपार्टमेंट था वो था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1960 में। ओके, ये दो इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है 1922 साइकोलॉजी इज़ इंक्लूडेड इन इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, इसमें साइकोलॉजी को इंक्लूड किया। 1924 में इंडियन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन बनी। 1924 में एक काम और हुआ, जॉन बी वॉटसन ने बिहेवियरिज्म पे एक बुक लिखी जिसमें बेसिकली था फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरिज्म। और 1928 में एन सेन गुप्ता एंड राधा कमल मुखर्जी ने अपनी पहली टेक्स्ट बुक सोशल साइकोलॉजी पे लिखी। 1949 में साइकोलॉजिकल रिसर्च विंग ऑफ द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया बनी। 1951 में ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कार्ल रोजर ने अपनी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी दी। 1953 में B.F. स्किनर ने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर को पब्लिश किया। 1954 में ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी को पब्लिश किया। और 1954 में एक काम और हुआ, ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी बना इलाहाबाद में। 1955 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस निमहांस इस्टेब्लिश हुआ बेंगलोर में। 1962 हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज़ इन रांची इस्टेब्लिश हुआ। 1973 कॉनराड लॉरेंस एंड निको टिनबर्गन ने नोबेल प्राइज़ जीता, उनका काम था बिल्ट इन स्पीशीज स्पेसिफिक एनिमल बिहेवियर पैटर्न्स दैट एमर्ज विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस लर्निंग। और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 1978 में हर्बर्ट साइमन ने नोबेल प्राइज़ जीता, उनका काम था डिसीजन मेकिंग उस पर। 1981 में डेविड ह्यूबल एंड टोर्स्टन विसिल ने नोबेल प्राइज़ जीता, उनकी एक रिसर्च थी
विजन सेल्स इन द ब्रेन, उस पर 1981 में एक और काम हुआ। रोजर स्पेरी ने नोबेल प्राइज़ जीता, उनकी एक थ्योरी थी स्प्लिट ब्रेन रिसर्च, उसके ऊपर। 1989 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया में बना। 1997 में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश हुआ गुड़गांव हरियाणा में। 2002 डेनियल कहनेमैन ने नोबेल प्राइज़ जीता, उनकी एक रिसर्च थी ह्यूमन जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, उसके लिए। 2005 थॉमस स्केलिंग ने नोबेल प्राइज़ जीता, उनका काम था अप्लाइंग गेम थ्योरी टू अंडरस्टैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन इन इकोनॉमिक बिहेवियर। आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो चलिए एक बार चेक करते हैं। तो आज हमने पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, कैसे इवॉल्व हुई, फिर हमने पढ़ा स्ट्रक्चरलिज्म, फिर हमने पढ़ा फंक्शनलिज्म, फिर पढ़ा गेस्टोल्ट साइकोलॉजी, फिर पढ़ा बिहेवियरिज्म, फिर पढ़ा साइको एनालिसिस, फिर पढ़ा ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, फिर पढ़ा कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, फिर पढ़ा कंस्ट्रक्टिविज्म, और फिर हमने जो इंटरेस्टिंग लैंडमार्क्स है मॉडर्न साइकोलॉजी के इवोल्यूशन में वो हमने पढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट। थैंक यू सो मच गाइस।